दरअसल अमेरिका ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ईरान के साथ बातचीत जारी रखेगा, लेकिन उसे परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देगा। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग को 4 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन जिस तरह ईरान और अमेरिका के बीच कभी नरम तो कभी गर्म का रुख दिखाई देता है या फिर बयानबाजियां दिखाई देती हैं, रूस और यूक्रेन में जंग में ऐसा नहीं दिखा साफ तौर पर। बहरहाल ट्रंप एक तरफ तो ईरान के लिए ऐसा कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें खतरा भी महसूस हो रहा है चीन और रूस से। कहीं इन दोनों देशों ने जंग में कूदकर ईरान के साथ खड़े ना हो जाएं, ये एक बड़ा डर है, एक बड़ी इनसिक्योरिटी है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप को ऐसा लगने लगा है या इनसिक्योरिटी होने लगी है कि दोनों देशों के हथियार, अमेरिका को लगता है कि कहीं दोनों देश ईरान को हथियार ना मुहैया करवाने लग जाएं, हथियारों की मदद ना देने लग जाएं। यही वजह है, यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जिनपिंग से हुई अपनी मुलाकातों का हवाला दिया और हवाला देते हुए खुद को दिए गए उस भरोसे को, विश्वास को फिर से याद दिलाने की कोशिश की है, जिसमें दोनों देशों के मुखिया ने ईरान को युद्ध के लिए हथियार नहीं देने की बात कही थी। सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की आशंका में दम है या महज ख्याली पुलाव, या फिर ट्रंप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि रूस चीन का ईरान को सपोर्ट अमेरिका की चुनौती बढ़ा देगा। सवाल तो कई सारे हैं जिन पर अपने मेहमानों से हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा अपडेट्स देख लेते हैं, क्या है युद्ध से जुड़े हुए बड़े अपडेट्स। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग ये दूसरे फेज की लड़ाई है, लेकिन इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की जो एक इनसिक्योरिटी है वो आ रही है सामने। ईरान अमेरिका जंग में बड़े अपडेट्स की मैं बात कर रही थी, वो बड़े अपडेट्स क्या है वो आपको बता देते हैं। पहला बड़ा अपडेट है, जंग के बाद पहली बार ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होती है और इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका रवाना होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात ईरान जंग शुरू होने के बाद पहली दफा होगी। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल पार पहुंच चुका है, ये दूसरा बड़ा अपडेट है। इसमें क्या क्या जानकारी है वो भी आपको बता देते हैं। ईरान अमेरिका में लगातार बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेज उछाल देखा गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव मई के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के स्तर के पार पहुंचा है, $100 प्रति बैरल के पार। कुवैत की बात करें, कुवैत में 3 अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है और ये तीसरा बड़ा अपडेट है। कुवैत में 3 बड़े ठिकानों पर हमला, अमेरिकी ठिकानों पर हमला। ईरान ने शुक्रवार को कुवैत में मौजूद अमेरिका के 3 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। कैंप अरिफजान, कैंप दोहा और कैंप अदेरी पर निशाना बनाया गया। अमेरिका के आगे बिल्कुल झुकने से इनकार कर दिया है ईरान ने। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री की ओर से ये बार बार दोहराया गया है कि भाई इस मोड़ पर आकर तो हम झुकने वाले नहीं हैं, झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो आशंका जता रही है डोनाल्ड ट्रंप की, इनसिक्योरिटी है, ये आशंका है या महज ख्याली पुलाव है, ये क्या है, इसके क्या मायने हैं, इनको बेहतर तरीके से हम समझेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे खास मेहमान जुड़ गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मैं दोनों का स्वागत करना चाहती हूँ। और शुरुआत में हिमांशु जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। हिमांशु जी, क्योंकि शुरुआत से आप इस जंग को बड़ा ऑब्जर्व कर रही हैं, देख भी रही हैं, तो अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप अचानक से अपने साथ हुई डील को याद दिला रहे हैं, अपने साथ हुए उस प्रॉमिस को याद दिला रहे हैं दुनिया को, तो ये उनकी इनसिक्योरिटी है, उनका डर है, या उनकी वाकई में उन्हें कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि हाँ देखिए ऐसा हो सकता है इस वजह से? और दूसरा, आप चीन और रूस की भूमिका को कैसा देखती हैं इस युद्ध में? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, इस जो बयान है इसको हम 2 स्तरों पे देख सकते हैं। पहला है भरोसा जताना, दूसरा धमकी देना, क्योंकि वो बार बार ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा पाया गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। द रीजन इज कि जब डोनाल्ड ट्रंप 15 मई को बीजिंग गए थे, उस समय जिस तरह का उनको ट्रीटमेंट मिला था और जिस तरह से वो कोई फोन नहीं लेके गए थे, पूरा डेलीगेशन जिस तरीके से गया था, तो एक तरह से चीन का खौफ अमेरिका को है। देखिए, चीन को भी आवश्यकता है अमेरिका की, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन ईरान उसको जो 50% उसका कच्चा तेल है वो देता है, तो जरूरत ईरान से दोस्ती की भी है, अमेरिका से दोस्ती भी करना चाहता है।
चाइना की जो सबसे बड़ी बात है, चाइना बिना ओवरली ये शो करते हुए कि हम हथियार दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो तीसरे देश के माध्यम से भी इसको कर सकता है। और पीट हेगसेथ ने ये चीज कांग्रेस में भी बताई थी कि चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से ईरान को हेल्प की जा रही है। और देखिए, इतने लंबे युद्ध के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार अगर धमकी देते हैं और ये भी कहते हैं कि देखिए हमने ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन वो अभी तक किसी भी निर्णायक पॉइंट पे पहुंचे नहीं है। अगर ईरान पूरी तरीके से उसका असला खत्म हो जाता तो शायद वो ग्राउंड ऑपरेशंस ईरान में कर चुके होते, लेकिन इतने 4 महीने 5 महीने के बाद में भी अगर वहां ग्राउंड ऑपरेशंस की स्थिति नहीं है और आज भी वो बातचीत के लिए इराक के थ्रू ईरान को अप्रोच कर रहे हैं, इट मीन्स एवरीथिंग इज नॉट राइट। चाइना डेफिनेटली हेल्प कर रहा है, रशिया डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट अगर इनको कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं कि कहां पे इनको अटैक करना है, क्योंकि ईरान के पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको पता हो कि जॉर्डन में कहां पे उसको अटैक करना है, बहरीन में फ्लीट पे कहां अटैक करना है। अब तो कुवैत में भी देखिए उसने जो अमेजोन का सेंटर था उसको खत्म कर दिया। इट मीन्स ईरान को हेल्प मिल रही है, लेकिन चाइना के जो रक्षा विभाग है उसके प्रवक्ता ने सीरियसली इसको डिसमिस कर दिया है। यानी सीधी तरीके से अमेरिका से कोई भी भिड़ना नहीं चाहता है, लेकिन गुप्त रूप से वो समझौते कर रहे हैं। और देखिए, इसी हफ्ते रशिया, चाइना और ईरान के बीच में परमाणु जो पॉइंट है उसको लेके एक डिस्कशन होना है। और वो डिस्कशन इसीलिए है कि अगर मान लीजिए भविष्य में अमेरिका की तरफ से कोई परमाणु थ्रेट होता है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो दैट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। मनीषा जी, ओवर टू यू। ओके, प्रोफेसर मनोज जी का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रोफेसर मनोज कुमार, आपको क्या लगता है, क्या इसमें भूमिका चीन और रूस की है? और जैसा कि हिमांशु जी ने बताया, आप उनकी बातों से कितना सहमत है, कितने वैलिड पॉइंट्स आप मानते हैं? दूसरा, आपका विश्लेषण क्या कहता है फिलहाल आने वाले समय में, क्योंकि ये तो एक सेकेंड फेज में जो युद्ध है वो एंटर कर चुका है और लगातार अब इस मौके पर आकर या ऐसे समय पर आकर ना ईरान झुक रहा है और ना ही अमेरिका का तो सवाल ही नहीं है। खैर, लेकिन ये जो अब बोला जा रहा है कि देखिए हमने तो डील की थी, हमें विश्वास दिया गया था, ट्रंप ये जो बार बार याद दिला रहे हैं वो क्या है? ये मतलब एक तरफ याद भी दिला रहे हैं अपने प्रॉमिस को, दूसरी तरफ वो आशंका भी जता रहे कि अगर देखिए ऐसा हो गया तो खैर नहीं है, फिर अच्छा नहीं होगा। तो मतलब धमकी भी दे रहे हैं, उस प्रॉमिस को याद भी दिला रहे हैं। ये क्या साइकोलॉजी है ट्रंप की? देखिए मनीषा जी, ट्रंप बेसिकली आज के डेट में पूरी तरीके से वैश्विक राजनीति में और अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक्सपोज हो चुके हैं, हर लेवल पे एक्सपोज हो चुके हैं कि उनकी कथनी और करनी बिल्कुल ही डिफरेंट है। और जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट और खास करके वेस्ट एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट्स में पिछले 4-5 महीने, लगभग 5 महीने होने जा रहे हैं और जो स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है, और जैसा आपने फुटेज में भी दिखाया, मनीषा जी ने भी जिस तरीके से, मीनाक्षी जी ने जो बात रखी वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए आज ईरान जो इतने दिनों से युद्ध में जो टिका है वो बिना चाइना और रसिया के सपोर्ट के बिना टिक ही नहीं सकता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के डेट में अगर हम कंपैरेटिव स्टडीज कर लें ईरान और अमेरिका का, तो मिलिट्री के रूप में अमेरिका बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन रखता है और उसके सामने ईरान कहीं नहीं टिकता। लेकिन आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से ईरान ने बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड जो खास करके गल्फ के देशों पे जो इनके आर्मी बेस है उनको एक एक करके चुन चुन के डिस्ट्रॉय कर रहा है और मिसाइल और ड्रोन का जो हमला कर रहा है और सटीक कर रहा है। और इसको आप समझ सकती हैं कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी चर्चा इस पे हो चुकी है। वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है कि इस युद्ध में अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से। और देखिए अब उनके सैनिक भी 3-4 सैनिक भी उनके डेथ किए हैं इस पूरे क्राइसिस में। तो मुझे लगता है कि इस रणनीति में बेसिकली इस देश का जो जियो पॉलिटिक्स है, जो उसका ज्योग्राफिक लोकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि अमेरिका बहुत दूर बैठा है, लेकिन उसको आर्थिक रूप से ईरान एक कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा रहा है। और रही बात रसिया की और चाइना की, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 4 साल से रसिया, जैसा आपने बताया कि रसिया और यूक्रेन क्राइसिस में, और अमेरिका एक तरीके से नेटो के थ्रू यूक्रेन को मदद तो कर ही रहा है, हथियार भी भेज रहा है, आर्थिक भी मदद कर रहा है। लेकिन आज चाइना को और विशेष करके रसिया को जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक जो मैसेज किया, वो बेसिकली एक रणनीति का एक हिस्सा है। वो एक तरीके से मैसेज देना चाहते हैं और धमकी भी देना चाहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखिए आज के डेट में डायरेक्टली आप देख सकते हैं, चाहे वेनेजुएला वाला जो क्राइसिस, लेकिन युद्ध के इतने समय बाद वो अचानक से रूस और चीन से घबरा क्यों रहे हैं? ये जो बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात होगी, इस मुलाकात में क्या नजर आ रहा है, क्या हो सकता है?
देखिए मनीषा जी, एक चीज हमें समझना होगा कि कोई भी युद्ध जब होता है तो उसमें दो देश लड़ते हैं, और उसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी एक का ज्यादा नुकसान हो रहा है, किसी का एक कम नुकसान हो रहा है। लेकिन जो आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध में जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से आए, तो बेसिकली ये लड़ाई अमेरिका की थी नहीं, ये लड़ाई इजराइल और ईरान का था, जो कि जिसका सिविलाइजेशनल क्लासेस है वो चलते रहेगा और दोनों के एग्जिस्टेंस की बात है। लेकिन अभी जिस उद्देश्य से आया उस उद्देश्य में ट्रंप को कहीं से बेनिफिट होते हुए नहीं दिख रहा था, और शायद आप समझ सकती हैं कि आज गल्फ के देश को भी वो सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है, और शायद इसीलिए आप देख लीजिए कुवैत में, कतर में, जॉर्डन में जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है, जिस तरीके से उनके बेस पे अटैक कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे और ज्यादा गिरते जा रहे हैं। अब इसमें आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से हूती ने एक अपना रेड सी के माध्यम से और ईरान के कहने पे जो एक प्रॉक्सी के रूप में जो उसको तैयार किया है, आप समझ सकते हैं उसके चलते पूरे जो वे है, जो खास करके यूरोप के देश है, उनका कहीं ना कहीं जो एक नाकेबंदी होगी जो एनर्जी के रिसोर्सेज को, वो बहुत ज्यादा एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स होगा। और शायद देखिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके नेटो और यूरोपियन यूनियन और इवन यूएनओ, उन सबके स्टेटमेंट आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो क्राइसिस है, क्योंकि ईरान अब यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं है, और ये भी एक चीज है कि इस युद्ध का नतीजा युद्ध से ही होगा, क्योंकि बातचीत के आप देख सकते हैं क्योंकि कोई भी सीरियसनेस नहीं है, दोनों देश को आपस में कोई ट्रस्ट नहीं है। आप देखिए 14 दिन का जो विराम हुआ, जिस तरीके से जो 14 सूत्र पॉइंट्स पे ईरान और अमेरिका की जो सहमति बनी, आज वही अमेरिका जो सीज की हुई जो प्रॉपर्टी है वो बोल रहा है, ट्रंप का कैबिनेट पेंटागन बोल रहा है कि हमारे जितने भी नुकसान हुए हैं उस जो सीज की हुई जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनके एसेट है, उसका हम उससे मुआवजा लेंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान को आखिर फाइनली एट द एंड ऑफ डे इस युद्ध में क्या मिला। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अली खमेनी के जाने के बाद से जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स और प्लस वहां के लोगों में जो एक यूनिटी बनी है, जिसके चलते ट्रंप पूरी तरीके से वर्ल्ड में भी कॉर्नर हो रहे हैं, और रही बात ईरान कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें जब तक वर्ल्ड के बाकी जो देश हैं वो अगर इसमें अग्रणी भूमिका नहीं निभाते, तो मुझे लगता है कि उस एरिया में शांति व्यवस्था कायम होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और देखिए इजराइल में भी चुनाव है और अमेरिका में भी चुनाव है, तो आप इन दोनों जगह पे अगर कोई स्टेक होल्डर है तो ट्रंप और नेतन्याहू का। मैं आऊंगी प्रोफेसर साहब आपके पास। एक बार फिर से हिमांशु जी का रुख कर लेती हूँ। हिमांशु जी, कुवैत में 3 अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाने थे वो अमेरिका के। हॉर्मुज में भी 28 क्रू मेंबर वाले एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ है, और इन हमलों को, इन अटैक्स को आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या ये अपनी मजबूती दर्शाने के लिए अटैक, क्योंकि अब से पहले भी हो रहे थे, लेकिन सेकेंड फेज में और ज़्यादा आक्रामक और ज़्यादा मजबूती के साथ ईरान जो है वो सामने आ रहा है और अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है? मनीषा जी, ये ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत 24वीं लहर है ईरान की तरफ से अमेरिका के ऊपर। और देखिए, चाहे कुवैत हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे बहरीन हो, चाहे जो अमेज़न का जो डेटा सेंटर हो जहां से उनको लगता था कि अमेरिका को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये दर्शाता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि बहुत मैसिव अटैक मैं करूंगा, तो उनकी तरफ से एक बयान आता है कि हम, आप जो मर्जी कर ले, झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ईरान अपनी शर्तों से टस से मस नहीं हुआ है। ईरान के पास ना कोई स्टैंडिंग, आप देखिए, नेवी है, ना कोई एयरफोर्स है, ना ही उसके पास में बहुत जबरदस्त कोई डिफेंसिव सिस्टम है। उसके बावजूद सिर्फ अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स के दम पे उसने अमेरिका के जितने बेसिस मिडिल ईस्ट में है सबको बुरी तरीके से खत्म किया हुआ है। तो इट शोज कि ईरान अपना दमखम दिखा रहा है। और देखिए, बहुत सारी खुफिया रिपोर्ट आती हैं जिसमें हम ये भी देखते हैं, और अब तो ये टीवी पे भी आप लोग दिखाते हैं कि ईरान में जितना ये डैमेज करते हैं, विद इन नो टाइम ईरान उसको रिबिल्ड कर लेता है, चाहे उसकी ट्रेन्स हो, चाहे उसके हाईवेज हो, चाहे उसके ब्रिजेस हो। इट मीन्स ईरान इज केपेबल ऑफ रीस्टैंडिंग ऑन इट्स ओन फीट। और इसके अलावा देखिए, इतने सीआईए और मोसाद के लोग एक्टिव थे ईरान में। जब हमने पहली बार बलवा देखा था वहां पे, जहां एक ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें मोसाद के लोग ही काम कर रहे थे, उसके बावजूद आज तक अमेरिका ये पता नहीं लगवा पाया है कि ईरान में एक्चुअली मिसाइल्स बन कहां रही हैं। और अब जिस तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो मिसाइल्स वाकई बहुत घातक हैं। तो ईरान डेफिनेटली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके मिलिट्री माइट के आगे तो हम झुकेंगे नहीं। दूसरा, आप चाहे परमाणु की बात कीजिए, चाहे आप हॉर्मुज की बात कीजिए, कुछ भी बात कर लीजिए, हमारी शर्तें जस की तस हैं। अब आराजकी साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा था कि हमारा जो यूरेनियम है वो बिकाऊ नहीं है। तो अमेरिका को ये इसलिए भी बताना जरूरी है कि जब आप नेगोशिएशन के टेबल पे बैठते हैं
आप अगर स्ट्रांग नहीं है तो अमेरिका जैसा देश आपको खा जाएगा। और अमेरिका क्यों बातचीत करना चाह रहा है? देखिए, बार बार उसकी तरफ से प्रस्ताव आ रहा है। अब वो 10 दिन का संधि विराम चाहता, युद्ध विराम चाहता है, जिसका उसने मैसेज इराक के प्रधानमंत्री के थ्रू भेजा है, बिकॉज अमेरिका नोज कि वो मिलिट्री माइट में ईरान को झुका नहीं पा रहा है। चाहे इसके पीछे आप उनका जज्बा कह लीजिए, लेकिन बार बार ये लेकिन प्रस्ताव देना, ये बार बार कोशिश करना कि हम अभी के लिए इतने दिन के लिए युद्ध विराम चाहते हैं, ये तो अमेरिका की और ट्रंप की कमजोरी को दुनिया के आगे नहीं दर्शा रहा क्या? मनीषा जी बिल्कुल, देखिए, द वॉर हैज स्पाइरल्ड आउट ऑफ देयर हैंड्स। जो इनको इनिशियल इंफॉर्मेशन मोसाद के थ्रू दी गई थी या सीआईए के थ्रू दी गई थी कि इन्होंने कुर्दिश लोगों को भी हथियार दिए थे कि आप अंदर आके बलवा कीजिएगा, यूथ को भी भड़काया गया था, और 15% लोग थे लगभग जो ईरान में चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो, और वो सड़कों पे आए थे, और बाजार से इन्होंने ये इसको शुरू कराया था। लेकिन जैसे ही खामेनेई साहब की मृत्यु हुई और जो 50+ टॉप लीडरशिप गई, तो लोगों को समझ में आ गया कि राष्ट्र हित बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईरान एकजुट हो गया। जब कोई देश एकजुट हो जाता है तो उसको झुका पाना बहुत मुश्किल है। और इसके बाद जब खामेनेई साहब का जो उन्होंने दफनाया, उस समय 70 से ज्यादा देश ईरान के साथ खड़े हो गए। लोग बार बार क्या कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए। इट मीन्स कि जो एक जन भावना है, एक नेशनल कैरेक्टर है ईरान का, वो निकल के सामने आ रहा है कि ईरान के सामने अब एक ही सूरत है कि वो अमेरिका के साथ इस युद्ध में ईंट से ईंट बजा के लड़े। और अब आईआरजीसी का पूरा कंट्रोल है। देखिए, वहां पे दो भाग हैं, एक नरम दल और एक सख्त जो है। नरम दल में उन पे जिश्किया साहब वगैरह आ जाते हैं, लेकिन आईआरजीसी तब तक नहीं झुकेगी जब तक कि अमेरिका को वो अपने घुटनों पे ना ले आए और टेबल पे उनकी शर्तों पे वार्ता ना हो। जी ठीक है। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, मनोज जी, क्या आप ये मानते हैं कि अली खामेनी के जाने के बाद, क्योंकि उन तक तो एक लाइन थी, एक लिमिटेशंस थी, लेकिन मुस्तफा खामेनी के राज में कोई बैरियर नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, और खुले तौर पर ईरान जो है वो अपने आप को डिफेंस के तौर पर अपने आप को बचा भी रहा है, डिफेंड भी कर रहा है, साथ ही साथ टारगेट भी कर रहा है। हथियार बन कहाँ रहे हैं ये किसी को नहीं पता, मिसाइलें बन कहाँ रही हैं ये किसी को नहीं पता, अमेरिका जो है वो उसका पता लगा नहीं पा रहा है। इतनी पावरफुल मिलिट्री होने के बावजूद भी, या इतनी पावरफुल इनपुट्स होने के बावजूद भी, तो क्या ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है अमेरिका के लिए भी आगे? क्योंकि अब तो कोई ईरान के आगे कोई मजबूरी नहीं, कोई बैरियर नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ईरान अपने तरीके से उस जंग को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका को तो बहुत सारी लिमिटेशंस है, उनके यहाँ पर चुनाव भी हैं, इलेक्शंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनपुट्स कहाँ से मिल रहे हैं, मिसाइलें कहाँ से बन रही हैं, ये अमेरिका को पता ही नहीं है। देखिए मनीषा जी, अली खamenei एक स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर थे, और उनका एक तरीके से मुस्लिम जगत में और खास करके ईरान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। और जिस तरीके से उनके शहादत में, अंतिम यात्रा में जो उस तरीके से लोग निकल के आए, और आप समझ सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, और शायद उसी के बाद से आईआरजीसी ने भी अपना एक तरीके से जो मूव था उसको चेंज किया। क्योंकि जिस तरीके से जो 14 सूत्र पे जो सहमति बनी थी, अगर उस 14 सूत्र को उठा के देख लीजिए तो उसमें हर जगह पे ईरान की बढ़त थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो अटैक हुआ, और अमेरिका जो दोबारा फिर से रिटेलिएट किया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आके नाकेबंदी करने की जो बात की, उसके बाद से स्थिति और डे बाई डे बिगड़ते जा रही है। और मुझे लगता है कि देखिए, एक चीज हम सब देख रहे हैं कि अब आज का जो युद्ध है, वो उस युद्ध में हर देश कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से मदद कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना और रसिया की जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका बन जाती है। और देखिए, इसमें कहीं से भी दो मत नहीं हो सकता है कि चाइना और रसिया उसको मदद नहीं कर रहा है। देखिए, डायरेक्टली रूप से सैन्य रूप से उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी जो खुफिया जानकारी है, जो उसका टेक्नोलॉजी है, जो उसका नेविगेशन सिस्टम है, और इकोनॉमिक कॉपरेशन कहीं न कहीं ईरान को क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और शायद इसीलिए आप समझ सकती हैं कि आज जो स्टेटमेंट भी उनका आया, इसी चीज़ को ध्यान में रख के आया। और जो मुझे जो दिख रहा है, जिस तरीके से इस बेल्ट में जो एक क्राइसिस और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये कहीं से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि आईआरजीसी का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक वो अमेरिका और इजराइल से लड़ते रहेगा, और जब तक उनके हाथ में कमांड है, जब तक उनके हाथ में कंट्रोल है, वो वहां पे हमेशा लड़ेंगे। और जब तक, और देखिए, और जिस तरीके की स्थिति है, इतने अटैक होने के बाद से भी आप समझ सकती हैं कि वहां ईरान के डैमेज तो बहुत हुए हैं,
कैजुअलिटी भी बहुत हुई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो मैदान से इस युद्ध से अपने आप को बाहर नहीं कर रखा। और जिस प्रकार से अमेरिका ने उसके जो खर्ग आइलैंड पे जिस तरीके से कब्जा करने की जो बात की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसका जो 90% जो एनर्जी है, जो तेल है, वहीं से निकलता है, और शायद उस पे उस जगह को कंट्रोल करने की जो बात अमेरिका ने शुरू की, और उसके बाद से जिस तरीके से इन लोगों ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के सामने जो अटैक करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति और मतलब डेंजर जोन में जा चुका है। और इसमें इस पूरे घटनाक्रम से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो एक तरीके से बहुत ही डिटोरिएट होगी। और जैसा आपने बताया कि क्रूड ऑयल $100 से ऊपर जा चुका है, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति और भयावह होगी, और इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे विश्व के देशों पे पड़ेगा। और इसमें मैं जो देख रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में, चाहे नेतन्याहू हो इजराइल में या फिर आपको ट्रम्प हो, जिस तरीके का जो वहाँ का डोमेस्टिक लेवल पे जो घिरते जा रहे हो, कहीं न कहीं उनको चुनाव में भी एक हारेगा। और शायद इसीलिए वो बीच में वार्ता की बात करना चाह रहे हैं। रिएक्शन में ले लेती हूँ हिमांशी जी से। हिमांशी जी, ये जो मंडे को मुलाकात होने वाली है नेतन्याहू से ट्रम्प की, क्या लगता है इस मुलाकात में क्या होगा और इसका असर क्या होगा, क्या भूमिका रहने वाली है इस मुलाकात की इस युद्ध में? देखिए मनीषा जी, थोड़े दिन पहले सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने अलाउ किया था कि 30 इयर्स के लिए हम एक न्यूक्लियर उसमें जाएंगे, जिससे अब्राहम अकॉर्ड को बाहर कर दिया गया था। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से उसको रेजिस्ट किया है, अब वो वापस वहीं आ गए कि अब्राहम अकॉर्ड इसमें शामिल होगा। इजराइल के बिना अमेरिका का चलना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से वहां का जो गवर्नमेंट है, उसका जो मनी सिस्टम है, उसको बहुत हद तक इजराइल कंट्रोल करता है। इवन तक कि मीडिया जो है वो इजराइल के द्वारा कंट्रोल होता है, इसीलिए वेस्टर्न नैरेटिव बहुत एंटी ईरान आता है। अगर नेतन्याहू मिलते हैं, देखिए नेतन्याहू अभी इस समय इजराइल में जो स्थिति है उसमें बैकफुट पे है, क्योंकि वहां पे भी जैसा मनोज कुमार जी बता रहे थे, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन में जो दूसरी पार्टी है वो इनसे ज्यादा बढ़त पर है, और इसीलिए नेतन्याहू का अमेरिका के साथ में मिलकर कुछ ऐसा चीज डिवाइस करना कि जिससे ईरान युद्ध को लंबा खींचा जा सके, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस इसी चीज पे। अभी देखिए 2-3 दिन पहले इन्होंने कोशिश की थी, जेरूसलम में जो वेलिंग वॉल है उसके बगल में जो अल अक्सा मस्जिद है, वहां पर कुछ लोग गए हैं और उसका विरोध 8 कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज उन्होंने भी जताया है। तो नेतन्याहू की कोशिश ये है कि थोड़ा अनरेस्ट यहाँ चलता रहे, लेकिन इस समय वो पूरी तरीके से इंगेज नहीं हो रहे हैं ईरान के साथ में, उनके फोकसेस अलग हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल इस युद्ध में कूद पड़ेगा, और यही चीज है। क्योंकि अभी देखिए बहाना तो फ्यूनरल का है कि वो फ्यूनरल में जाएंगे, लेकिन ये जो मीटिंग है ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले कुछ समय से जो ये इनके बीच में जब युद्ध नहीं हुआ है डायरेक्टली, तो इजराइल अपने आप को दोबारा से रिकूप कर रहा है। बहुत सारे जो हथियार हैं वो वापस अमेरिका की तरफ से उनको जी सप्लाई हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशी जी हमारे साथ जुड़े और प्रोफेसर मनोज जी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मुलाकात में क्या होगा ये अभी भी बड़ा सवाल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उनके डर को दर्शा रहा है, उनकी आशंका को, या फिर ये ख्याली पुलाव है, इसके मायने समझने की कोशिश की हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।